भी इंसान को अगर कोई भी चीज़ आपत्तिजनक या ऑफेंसिव लगती है उसको क्राइम बोला जाता है। अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप वीडियो से नहीं दिया जाता है। इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है और मुंबई गैंगस्टर्स या टेररिज्म और फिल्म इंडस्ट्री इसका पुराना लेन देन और नाता है ऑफ मेन। यस, सारे लॉज फीमेल के ही फेवर के हैं। कर रही है फीमेल्स, वो क्राइम ही नहीं कहलाते, क्राइम ही नहीं कहलाता, वो लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों रविंद्रनाथ के ऊपर हुई है, कंपनी पे नहीं। और इस एफआईआर के बाद वो कंपनी एक किस्म की ठप हो चुकी, बैड सिचुएशन। एक हाई प्रोफाइल कंपनी बन चुके थे, मल्टी बिलियन कंपनी बन चुके थे। बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्मगलिंग करो। ही गवर्नमेंट और पुलिस को और कोर्ट में बहुत जरूरी है। वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया पॉडकास्ट। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे क्रिमिनोलॉजिस्ट से जिन्होंने क्राइम के ऊपर अपने बहुत सारे रिसर्च को पब्लिश किया है। वो जो करते हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस है। आप उन्हें शर्लॉक होम्स कह सकते हो। उनके पास लॉ के बारे में डीप नॉलेज है और एक अपना पर्सपेक्टिव है। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज से पहले आपने लॉयर्स को सुना होगा बट आपने क्रिमिनोलॉजिस्ट को पहली बार सुन रहे होंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और बिलीव मी दिस विल ब्लो योर माइंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, और चलिए मिलते हैं स्नेहल ढाल से। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ। मैंने क्रिमिनोलॉजी में डिग्री की है यूके से। सिंपल भाषा में मैं क्राइम एक्सपर्ट हूँ, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसको बोला जाता है। लॉयर नहीं हूँ मैं। लॉ का स्टेज बहुत बाद में आता है। तो इट्स बेसिकली इट स्टार्ट्स विद क्राइम, कि पहले आपको क्राइम डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्राइम क्या है। उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर लॉ बनता है। तो जो लॉ फॉलो करते वो लॉयर है, और क्राइम को डिफाइन करने वाला जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज लगती है वो वाला काम हम देखते हैं। तो हम वी आर मोर ऑफ अ क्रिमिनोलॉजी फर्म। सो यू आर अ क्रिमिनोलॉजी फर्म। हाँ जी, क्रिमिनोलॉजी इट्स अ वेरी यूनिक टर्म। बहुत से कम लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा। हाँ जी। क्रिमिनोलॉजिस्ट आई गेस फॉरेन में हो सकता है पॉपुलर हो, इंडिया में तो इंडिया में भी आ चुका है। पर मैंने जब किया था 20 साल, मेरी कंपनी 16 साल की ऑलमोस्ट होने को आ रही है। तो तभी तो नामो निशान नहीं था। अभी बहुत बार मैंने क्राइम एजुकेशन के सेशंस लिए, अलग अलग लोगों को मैंने ट्रेन किया, कांस्टेबल लेवल से डीजी लेवल तक। बहुत सारे सेशंस अलग इंडस्ट्रीज़ में भी लिए गए। तो उसके बाद अभी कुछ 4-5 साल या 6 साल से क्रिमिनोलॉजी की और क्राइम के जो अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर के, क्रिमिनल साइकोलॉजी के, इसके कोर्सेज और डिग्रीज अब शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी आ चुकी है। बट या बेसिक सिचुएशन ये है कि हाँ। तो यू नो व्हाट, जब मैं आपसे पहली बार मिला आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मतलब कई बार आप चीज़ों को देखते हो, आपको पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली क्या है, बट आपको लगता है यार ये बहुत सही चीज़ है, या जो कुछ हो रहा है ना। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी ऑन माय पॉडकास्ट, ताकि मैं आपसे वो सब चीज़ें जान सकूँ और लोगों के साथ शेयर भी कर सकूँ। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? मतलब ये तो मैं समझ गया कि आप ट्रेन करते हो, यू डू समथिंग वेरी यूनिक, बट इन लेमैन्स वर्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं आपको क्राइम का पहले डेफिनेशन से शुरू किया जाए कि क्राइम वो चीज़ होती है जो किसी भी इंसान को अगर कोई भी चीज़ आपत्तिजनक या ऑफेंसिव लगती है उसको क्राइम बोला जाता है। अब वो हरकत लॉ में लिखी है या नहीं लिखी है वो बात की बात है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑफेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड क्राइम। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सारी ऑफेंडिंग एक्टिविटीज़ को आपने बुलेट नंबर दे दिया। वो बुलेट नंबर हो गए आपके सेक्शन नंबर्स जो लॉ में यूज़ होते हैं। अगर सेक्शन नंबर नहीं है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट करते हैं जज के सामने और जज उसको ऑर्डर पास करता है, फाइनल जजमेंट पास होती है, आपका उसको भी लॉ बोला जाता है। तो वो जो चीज़ है उसको केस लॉ भी बोले जाते हैं। तो वी डोंट फोकस ऑन सेक्शन नंबर्स और लॉ, वी फोकस व्हाट इज़ ऑफेंसिव टू यू।
तो क्लाइंट का जो जस्टिस है और जो कोर्ट रूम का जो जस्टिस है वो हमेशा सेम नहीं होता। यस। तो हम फोकस करते हैं कि जस्टिस जो क्लाइंट को चाहिए है, और वो ज़रूरी नहीं कि वो कोर्ट के अंदर से ही मिलता है। यस। कोर्ट के बाहर भी बहुत सारी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग सेगमेंट्स है जहाँ से आपको जस्टिस मिल सकता है। तो वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिमिनल साइकोलॉजी और थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, हमारा काम है कि हम पहले क्राइम को समझते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व उस ढंग से करते हैं जिस ढंग से क्लाइंट या जो विक्टिम है उसको सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, दिस इज हाउ आई सेटिस्फाई माई सेल्फ, कि हाँ अब मुझे मेरा रिवेंज मिल गया, या मेरे को मेरा बदला मिल गया, या मेरे को मेरा जस्टिस मिल गया। तो उस बेसिस पे हम काम करते हैं। अब मेरे माइंड में ना एक सवाल आया है इस आपके इस बात से, लॉ और जैसे आप कहते हैं ना क्राइम में क्या डिफरेंस है, मतलब सेक्शंस और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्राइम ऐसी चीज़ है जिसका आप ऐसे समझ लीजिए जैसे टेक्नोलॉजी है। हाँ। हर रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर सेकंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है पूरी दुनिया भर में, कोई ना कोई। जब हम बात कर रहे हैं और पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजीज बन चुकी है, क्राइम भी वैसा ही है। अच्छा। हर सेकंड नया क्राइम पैदा हो रहा है, हर सेकंड नए क्राइम्स बन रहे हैं, उनके लॉ नहीं है। आज की डेट में भी हजारों क्राइम है इंडिया में जिसका कानून ही नहीं है। तो जब कानून नहीं है तो कोई पनिशमेंट नहीं है। इट्स अ बेसिक फंडा, नो लॉ नो पनिशमेंट। अगर कोई लॉ ही नहीं है तो आप पनिश क्या करोगे? तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि पहले आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्राइम डिफाइन करना है कि ये क्राइम है, इसको मानो क्राइम, और उसके बाद फिर वो अगर सेक्शन नंबर नहीं है तो जज अगर समझ गया तो वो ऑटोमेटिकली हर ऑर्डर लॉ बन जाता है। दैट इज वाई यू रेफर कोर्ट ऑर्डर एज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आपकी सर बातों से क्या लगता है, व्हाट यू आर डूइंग इज बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। हाँ जी, बहुत। आई थिंक आप वो चीज़ें प्रोवाइड करते हो जो अभी सिस्टम्स में अभी नहीं आया है। Correct. और आप उन सबसे एक स्टेप आगे हो। करेक्ट। अब आप जो चीज़ें कर रहे हो उसके लिए हमारी पुलिस, हमारी जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो प्रिपेयर नहीं है, ठीक है? या मुझे लगता है कि उसके लिए रोज आपको ही उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू सी, हमारी तैयारी कितनी है? क्या हमारे जो सिस्टम्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उसके लिए तैयार हैं, या आपके हिसाब से कितनी तैयार हैं और कितनी तैयार होनी चाहिए उन्हें? सिचुएशन प्रिपेयर्डनेस से ज़्यादा इग्नोरेंस का हो जाता है। दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ ये तो छोड़, ये ऐसा क्राइम ये बच्चा क्या कर पाएगा, या ये तो बच्चा है ये क्या उखाड़ लेगा। तो सिचुएशन उस चीज़ की होती है। सबको पता है कि क्राइम एग्जिस्ट करता है, सबको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे कब करना है, और इसको बंद भी कैसे करना है। बट वो एक एक्सेप्टेंस नहीं रहती है लॉ इन्फोर्समेंट या गवर्नमेंट की, या जितने भी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ये कर सके हमारे होते हुए। तो जब भी कोई एक एलिमेंट आ जाता है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट ये सोचने लग जाए कि हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इसकी उम्र नहीं है, या ये इतना कैपेबल नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है, तब क्राइम बहुत बड़ा हो जाता है। तो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीवन। हाँ, मतलब जिस चीज़ के तो लॉ बन गए हैं वो भी हम ढंग से इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि भाई बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और अब हम उसके लिए प्रिपेयर बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। अगर मैं सही उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि भाई हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपने अनदेखा कर रखा है, तो थोड़ा आप जग जाओ, इसके ऊपर थोड़ा काम करो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, इसी ढंग से अभी जैसे हम अगर अभी इस समय हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, इसके कोई लॉज है, एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म में यूज़ होगा, सोशल मीडिया में जाएगा, या कौन सी लोकेशन में, सोशल मीडिया के कितने लॉज एप्लीकेबल है। साइबर बोला जाता है साइबर, बट इस समय साइबर क्राइम के नाम पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अलावा और कोई एरिया में एक्शन नहीं होता है। और इसमें भी अगर बजट ज़्यादा हो गया है फ्रॉड अमाउंट का, या बहुत सारे सेम टाइप के क्राइम हो रहे हैं, तब उसको एक रियलाइजेशन में माना जाता है। पर अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे
तो रेडियो पे इस समय पब्लिक अनाउंसमेंट शुरू हो गई है साइबर क्राइम से दूर हटने के लिए, कि कोई आप पुलिस वाला बन के आपको वीडियो कॉल करेगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप वीडियो से नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसको स्टॉप करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक नोटिस डाल के एक इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट का एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको प्रिकॉशन लेने के लिए बस बोला जा रहा है, क्योंकि लॉज और जो सिस्टम है वो इस समय रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी। इन शॉर्ट हम बात करें कि जो आप एक आईना दिखा रहे हो हमारे गवर्नमेंट को या हमारी सोसाइटी को या हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, हम उतने प्रिपेयर नहीं है जितना जिस प्रिपेयरनेस की आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, हम उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। यस, और प्रिपेयर क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं। मेरे पास एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास ऐसे इंटर्न्स और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं जो अंडर एज है और वो घर पे बैठ के भी एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं, होममेड एक्सप्लोजिव बना रहे हैं घर पे। कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है? यूट्यूब से, ऑनलाइन से। डीप वेब नाम की चीज़ अगर आप पूछोगे किसी भी पुलिस स्टेशन में, उनको पता ही नहीं कि डीप वेब क्या चीज़ होती है। यस, अब वेपन्स इस समय प्रिंट कर सकते हो। yes, और 3D प्रिंटिंग से प्रिंट हो जाती है, उसके कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। रेगुलेशंस तो छोड़ो, एक डमी वेपन, आपके एयरसॉफ्ट वेपन, ओरिजिनल वेपन और 3D वेपन, ये 4 कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करती है, ये भी नहीं पता। तो जब कैटेगरी नहीं पता और उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं पता, तो कोई ऑफिसर अगर चेक नाका में अगर कोई वेपन को रोक भी रहा है तो उसको पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? एग्जैक्टली उसको एजुकेशन तो चाहिए। अगर जनरल बेसिक ही इंफॉर्मेशन ही, तो कहाँ से वो काम करेगा वो? सो पॉइंट ये है कि हम प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जिस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए, हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। Yes. और जो आपने वेपन के बारे में बात किया, दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आज से पहले, मतलब आज से कुछ साल पहले जो शूटर्स हुआ करते थे, जो ओलंपिक्स वगैरह में खेला करते थे, पुलिस उन्हें भी रोक करके बोलती थी, भाई तेरे पास ये क्या है, ये कौन सी वेपन है? आप उन्हें, अगर तो किसी का थोड़ा बैकग्राउंड है शूटिंग में तो उन्हें तो पता है कि भाई शूटिंग है। जिन्हें पता ही नहीं है, तो पहले मुझे लगता था कि वो जान के परेशान कर रहे हैं या हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। करेक्ट। और क्योंकि आप इस फील्ड से हो और आपको इसके बारे में डीप नॉलेज है, मतलब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, मैं ये बोलना चाहूँगा। तो व्हाट्स द वे? क्या आपको लगता है, चलो प्रॉब्लम तो मैं समझ गया है ना, और मोटा मोटा सबको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? हाउ डू यू थिंक, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए या कैसे सॉल्व होगा? इसका सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पे क्राइम एजुकेशन के सेशंस बस लॉ इन्फोर्समेंट को नहीं देनी, जो लॉ इन्फोर्समेंट में आपके पुलिस या बाकी जो एजेंसीज आ जाती है, आपको जुडिशरी को भी देनी ज़रूरी हो गई है। क्योंकि जजेस भी इस समय प्रिपेयर्ड नहीं है कि ऐसे क्राइम एग्जिस्ट करते हैं। मैं नहीं मानता। डिनाइल में ही है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी इज अंडर इग्नोरेंस कि ये क्राइम कैसे पॉसिबल है। मान के राजी नहीं, मतलब ये तो अब मैंने कल के दिन मैंने अब तक तो सुना नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से कल के दिन मेरे हिसाब से पहला केस कंप्लेन पुलिस में फाइल हुई है। हाँ। कि आदमी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद हस्बैंड चाह रहा है कि डीएनए टेस्ट हो कि वो बच्चा है किसका, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो वो लड़की कर रही थी, वो पति बगल में सो रहा है और वो सेक्स की बातें कर रही है अपने 4-5 अलग अलग बॉयफ्रेंड से। 4-5 साल की शादी में 500 बार झगड़े हुए होंगे, माँ के घर गई होगी, पर तब तक उसने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया कि वापस से घर नहीं आई। अभी बच्चा हो गया, अब रिटर्न आने का नाम नहीं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सिचुएशन आ जाती है कि डीएनए टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि बच्चे का बाप कौन है, वो डीएनए टेस्ट के ऐसे रियलिटी शोज बने हुए हैं। एग्जैक्टली। वो इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिया को लगता है कि हाँ ये तो कम्युनिटी के अगेंस्ट होगा।
बट सिचुएशन यहाँ पे भी शुरू हो गई है कि बच्चे का बाप कौन है, औरत अपने 4 लोगों के साथ वो उसका अफेयर चल रहा है, चैट के साथ पुलिस को सबमिट किया है कि ये कंप्लेन है, ताकि अगर वो डावरी हैरेसमेंट का या डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर, फेक एफआईआर अगर हस्बैंड पे करती है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है कि तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो हस्बैंड के और आदमी के अगेंस्ट में ही सारे लॉज हैं. इंडिया इज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ मेन. यस, सारे लॉज फीमेल के ही फेवर के हैं. तो ये भी एक वो टाइप के क्राइम है जिसमें लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता. तो जब लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता आदमियों के लिए, तो जो भी क्राइम कर रही है फीमेल्स, वो क्राइम ही नहीं कहलाते. क्राइम ही नहीं कहलाता. अब ये केस जाएगा जज के पास, जहाँ पे कंप्लेन में ये लिखा हुआ है कि डीएनए टेस्ट कराना है बच्चे का, तो वो तो मानेगा नहीं वो. पर अब क्योंकि हमने एविडेंस साथ में सबमिट किया है, व्हाट्सएप चैट, जिसमें चैट में मेंशन है कि मेरा पति बगल में सो रहा है और वो अपने संडे प्लान्स बना रही है, तो तब थोड़ा सा एक रियलाइजेशन आ सकता है. बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि पति ने बोला है तो पति ही गलत है. तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ, क्रिमिनल बिहेवियर सबमिट कर रहा हूँ, उसमें पैटर्न्स और एविडेंस साथ में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है. तो आई प्रिफर टेकिंग दोज केसेस जिसमें कोई कानून ही ना हो, विच इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. को हर कोई लेना नहीं चाहता वो केसेस. आई थिंक दिस इज वेरी यूनिक केसेस. आई गेस आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो हो सकता है आज से 50 साल बाद बाकी कंट्री में लोग ये कॉमन नॉर्म्स हो जाए. व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही कमाल का है. हम वापस उसी सवाल पे आएंगे कि जैसा आपने क्राइम का बोला कि जो क्राइम का ना डेफिनेशन ही नहीं है, कुछ लॉज ही नहीं बने हैं, एंड आई एम श्योर कि इंटरनेशनल लेवल पे या पूरे दुनिया में रोज़ नए नए क्राइम्स हो रहे हैं. मतलब कुछ जैसे फ़ोन आ गया, अभी एआई से लोग क्राइम करना स्टार्ट कर देंगे, डीप फेक से करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके लिए कोई कानून नहीं हमारे पास नहीं बना हुआ. जैसे वीडियो कॉल पे आजकल बहुत एक तो बहुत फेमस हो गया कि आपको अरेस्ट बोल रहे हैं, आप अरेस्ट हो गए एंड ऑल दैट, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. आप उन सब चीज़ों पे भी काम करते हैं, और आपने बोला कि इसके लिए हमें रेगुलर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है. और उसका प्रोसेस क्या होगा? हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? मैं आपसे इन जनरल पूछना चाह रहा हूँ कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहेंगे. आप गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहेंगे, आप पॉलिसीज़ बनाना चाहेंगे, या देयर कैन बी ए सेमिनार्स, वर्कशॉप, इसे कैसे होगा? क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना ऐसे प्रिपेयरनेस के लिए, मुझे लगता है हम तो भाई बहुत पीछे रह गए और हम तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हैं. तो इसे रोल आउट करने के लिए आई एम श्योर आपके पास प्लान होगा. आई नो यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्लान इन योर माइंड. सो व्हाट्स द प्लान? मेरे को अभी ऑलमोस्ट 16 साल हो रहे हैं जब से मैं इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टाइप के लोगों को, एज ग्रुप को, 6 साल के उम्र से सीनियर सिटीजन तक के उम्र को, हर जेंडर, हर नेशनलिटी को मैं क्राइम एजुकेशन के सेशंस दे रहा हूँ. मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का आदमी हूँ, तो मैं अपने रिसर्च को या मेरे फाइंडिंग्स को मैं बुक में कन्वर्ट करके लोगों को डिस्कशन में रखने के लिए नहीं छोड़ता. मैं उन सारी चीज़ों को पिटिशन में कन्वर्ट करके, केस फाइल करके, मैं जजेस को एक रिव्यू कमेटी बना के एक अजम्पशन में रख देता हूँ कि आप लोग ही डिसाइड करो, ये क्राइम एग्जिस्ट करता है, ये क्राइम यहाँ पे ऐसे एविडेंस है, यू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली. तो मेरा प्लान इस समय एकदम क्लियर है. उल्टा एक और सेगमेंट है जो इंटरनेशनल और ट्रांसनेशनल, ये भी 2 अलग टर्म्स है. इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज क्राइम बोला जाता है, वो भी जल्दी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस में. 11 साल से तो हमने एक केस ही फाइल करके रखा हुआ है जिसमें ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कराना था, जो यूएन का साइन सिग्नेचर सब हो चुका है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. उस प्रोसीडिंग्स में भी ये सारे टाइप के क्राइम्स इन्वॉल्व हो जाती है. स्पेसिफिकली वो टाइप के क्राइम्स जिसके लॉ नहीं है बट इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो हमारे सेशंस, अवेयरनेस सेशंस रेगुलर बेसिस में चलते हैं, फॉलोड बाय हमारी रिसर्च टीम्स जो होती है अलग अलग लोकेशंस में. जो फाइंडिंग्स है हम उसको इमीडिएटली पिटिशन में कन्वर्ट करके उसको कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि हमने तो बताया नहीं आपको.
हम हर चीज़ बताते भी हैं और डंके की चोट पे सामने फाइल करके भी देते हैं। घुमा फिरा के थोड़ा सा एक पंजाबी दिमाग है, कन्फ्रंटेशन हमारा रूटीन है। तो कन्फ्रंट हम डायरेक्ट मुंह पे करते हैं कि ये है आपका क्राइम, ये है आपका प्रॉब्लम, पॉसिबल सोल्यूशन ये है, अब आप डिसाइड कर लो क्या करना है। अब वो करे ना करे, आज करे, 15 साल बाद करे, जब करना है करे, हम हमारा काम एज पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको कर देते हैं इमीडिएटली। मेरे दिमाग में सर ना एक मतलब एक सिनेरियो इमेजिन कर पा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए या नहीं, बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगा। आप जो कर रहे हो इट्स वेरी यूनिक, और यूनिक चीज़ का दिक्कत ये होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। और आई एम श्योर कि जब आप कोर्ट में जाते होगे, जज के सामने जाते होगे, पुलिस वालों के पास आते होगे या हायर अथॉरिटीज़ के आते होगे, उनके सर में दर्द तो आप जरूर कर देते होगे, है ना? या देखिए क्या होता है, आई वांट टू नो द एक्सपीरियंस। मतलब उनको तो बड़ा अजीब लगता होगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो किसी नए चीज़ को तो हाथ लगाना नहीं चाहते, तो उनके तो सर में आप दर्द दे देते होगे। सर में दर्द तो होता ही है ना? ऊपर से ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि जो हमारे सबसे छोटे से छोटा क्लर्क भी अगर होगा ऑफिस का, वो भी अगर कागज़ लेके पुलिस स्टेशन जाता है तो सर पकड़ के बैठते हैं, अब पता नहीं कौन सा नया कागज़ आ गया, क्योंकि वो चाहते हैं इग्नोर करके कहीं और डाइवर्ट हो जाए और हम रोकते नहीं। हमारे में पेशेंस बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। पेशेंस आपको ऐसे सिचुएशन में रखनी ही पड़ती है क्योंकि टाइमलाइन मेंटेन रखना ज़रूरी है। क्राइम कभी मरता नहीं है। 50 साल, 100 साल, 500 साल, हम जो एक कहावत है गड़े मुर्दे निकालना, वो क्राइम और हमारे एक्सपर्टीज़ में यही काम होता है। हम गड़े मुर्दे निकालते हैं और ऑफिशियल्स को ये समझ में आ जाता है कि अब ये आया है तो ये पता नहीं कितने गड़े मुर्दे निकालेगा, और जो है या प्रोसेस करो या तो चुपचाप बस रिसीव करो, भले काम ना करना पड़े। तो वो सरदर्द तो है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वे बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, और अगर जहाँ तक मैंने सिचुएशंस देखा है ना, तो वो तो कुछ नए चीज़ों को हाथ लगा करके नहीं राजी है, वो सुन के राजी नहीं है। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस अब सिर्फ मैंने नहीं, बाकी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया था। आई एम श्योर कि जब आप जाते होगे कोर्ट रूम में या फिर पुलिस स्टेशन में, उनको बड़ा तो अजीब सा एक्सपीरियंस होता होगा। इग्नोर करने की कोशिश होती है, पर अंदर से पता होता है उनको कि हाँ, इसको अगर मैं प्रोसेस करूँगा तो प्रॉब्लम में मैं ही फंसूंगा। हाँ। तो उस वजह से इग्नोरेंस होती है। बट इम्पोर्टेंस और जो एक इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस होती है, उसकी रिस्पेक्ट भी इतनी ही करते हैं। हाँ। तो रिस्पेक्ट फैक्टर तो मेंटेन रहता है, पर कभी कभी साइलेंट वे से, बैकडोर से हमें ही उनको आंसर करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आपको इस ढंग से सॉल्व करनी है। तो कई बार प्रॉब्लम भी मैं ही लेके जा रहा हूँ और सोल्यूशन भी मैं ही लेके जा रहा हूँ, ताकि ऑफिसर्स परेशान ना हो ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें हम लोग साथ में ही कर रहे होते हैं सही। कई बार प्रॉब्लम से मुझे सर एक याद आया, मैंने आपका कहीं कुछ पढ़ा था बायजूस के रिगार्डिंग, तो क्या है वो, मतलब ताकि लेमैन को समझ में आए, और वो क्या सिचुएशन है, क्या अचीव करना, क्या है वो। बायजूस का भी केस इस ढंग से हुआ कि हम एक लॉ हैंडल कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, जो सीबीआई को इम्प्लीमेंट करना था, और ये रेटिफाई हुआ था पार्लियामेंट में 2013 में, साइन हुआ था 11 में। वो लॉ सीबीआई ने हमें राइटिंग में दे दिया, मुझे स्पेसिफिकली एड्रेस करके राइटिंग में, इट डजंट पर्टेन टू देम। और उसी समय जब कोर्ट का ऑर्डर आया था 2020 में, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि दिस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। ऑर्डर के बाद कोविड आ गया, क्योंकि 2020 में ऑर्डर आया था। सारे मिनिस्ट्रीज़ के फ़ोन जा रहे होंगे होम मिनिस्ट्री के पास, तो तब तक कोई प्रोसेस था नहीं, तो होम मिनिस्ट्री भी शायद तंग आ गई होगी। उन्होंने वो सर्कुलर अपलोड कर दिया कि ये सीबीआई के पास का मैटर है। यूपीएससी के करिकुलम में ये ऐड हो गया। ठीक है। और बायजूस ने यूपीएससी में ये गलत इन्फॉर्मेशन डाली कि सीबीआई इज हैंडलिंग एज द नोडल एजेंसी, जबकि फैक्ट ये है कि वी एज क्राइमोफोबिया टीम इज हैंडलिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। उसको हमने नोटिस भेजे बहुत सारे बार, ये
डिस्कशन पुलिस के थ्रू हुई, वो अड़ियल बैठा रहा कि हम नहीं चेंज करेंगे। अब यूपीएससी के करिकुलम में है, इट अफेक्ट्स द नेशनल कंसर्न, इट अफेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर ऑफिसर सारे ये इंप्रेशन में रहेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम के सारे लॉ सीबीआई हैंडल करी जबकि वो नहीं कर रही है, तो ये बहुत गलत मैसेज पहुंचता है। उसके ऊपर फिर एफआईआर हमने प्रोसेस की। वो अलग बात है कि हमारी पहली एफआईआर थी जो बायजू रविंद्रनाथ के ऊपर हुई है, कंपनी पे नहीं। और इस एफआईआर के बाद वो कंपनी एक किस्म की ठप हो चुकी। बैड सिचुएशन। वो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक माइंडसेट में थे। एक हाई प्रोफाइल कंपनी बन चुके थे, मल्टी बिलियन कंपनी बन चुके थे, और वो मल्टी बिलियन लिस्ट में घुस चुका था। तो ईगो जब किसी के सर पे चढ़ती है, उसी में उनको लगता है कि हाँ हमारा कौन क्या ही कर पाएगा। पर मे बी हमारे केस के बाद बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, इसको ये लोग गलत कर रहे हैं और इसको प्रोसेस करना ज़रूरी है। और कोइंसिडेंटली ये अब एक अजीब व गरीब चीज़ है कि जो ये लॉ इंडिया ने साइन किया था यूएन के साथ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स एम्युनिशन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की केस है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में मनी लॉन्ड्रिंग के 500 केसेस के आसपास या कंप्लेंट्स इस समय बायजूस के ऊपर पेंडिंग चल रही है। वो खुद अब्सकॉन्डिंग होके वो इंडिया से भाग के वो इस समय इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो वो फ्यूजिटिव बन चुका है। हमारा और पुलिस को अच्छे से वो लोग ने मैनिपुलेट करके केस को क्लोज करने की पूरी कोशिश की, क्लोजर रिपोर्ट डाल के। उसके बावजूद भी हमने प्रोसेस कर करके सेशन कोर्ट के इसमें इस समय उसके ऊपर एक समन पेंडिंग चल रहा है कि ही हैज़ टू कम एंड रिपोर्ट टू सेशन कोर्ट, क्योंकि इसमें भी इन्होंने मैनिपुलेशन किया। नाउ यू इमेजिन, ये एक और टाइप का क्राइम है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर अभी शायद ये केस लॉ बन चुका है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो अक्यूज है एफआईआर में, उसी को ही पुलिस स्टेटमेंट देनी होती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो एक छोटे से बच्चे को भी पता है जिसका कुछ भी एनकाउंटर हुआ हो लॉ के साथ। सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मैनेजर को, लॉयर को भेज सकते हो कि पुलिस ये अपना प्रोसीडिंग्स के लिए। मुंबई पुलिस ने या आरए पुलिस स्टेशन ने बायजूस के केस में जो अक्यूज वो है, उसके मैनेजर और लॉयर का पुलिस स्टेटमेंट लेके पूरी केस को क्लोजर में डाला। तो मतलब कल को दाऊद इब्राहिम बोले कि हाँ मैं भी मेरे मैनेजर को भेज देता हूँ, मेरी भी आप पुलिस स्टेटमेंट ले लो। ओसामा बिन लादेन जो भी मर चुका है वो भी अपने किसी को भेज दे। जितने आतंकवादी है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स है, वो अपने मैनेजर्स को भेज दे कि चलो मेरी ये एफआईआर है, इसमें आप स्टेटमेंट ले लीजिए। इज दिस एक्सेप्टेबल? नो। This is what is happening in Byju's case. Wow. Very complicated. So, what you are doing now ये बहुत ही अमेजिंग है, और इसके लिए आई गेस बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर जो है एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। अभी AI, बिग डेटा, बहुत कुछ आ गया है। सो हाउ डू क्राइमोफोबिया यूज दिस? उसका क्या लेवरेज आप लोग लेते हैं एंड हाउ डू यूज देम? AI तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो आपको रिप्लेस नहीं करेगी, पर आपको अगर नहीं चलाना आता तब आप रिप्लेस हो जाओगे। जैसे आप कीपैड फ़ोन से टचपैड फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो चुके, अब कीपैड फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं लोगों के दिमाग में बैठे ही नहीं है। उसी ढंग से AI भी वैसा ही है, तो एक्सेप्टेंस आपको करनी ही पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली उसको यूज़ करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज़ करते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो AI के साथ बिग डेटा एक एलिमेंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू यूटिलाइज AI फॉर एवरी काइंड ऑफ क्राइम। क्योंकि आप अगर नहीं सीखोगे या लॉ इन्फोर्समेंट या जुडिशरी नहीं सीखेगी, बच्चे तो सीख ही रहे। हाँ, उनका लर्निंग कैपेसिटी तो सबसे ज़्यादा हाई है। अब मस्ती में भी अगर किसी बच्चे ने कोई क्राइम में यूज़ किया AI को, इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट। प्लस जितने भी प्रोसीडिंग्स थे डिजिटल एविडेंस के, एवरीथिंग इज़ नॉट वैलिड। आप
इंसान की शक्ल के साथ आप वीडियो बना के, उसी की आवाज़ में वीडियो बना के आप उसको एविडेंस, फेक एविडेंस आप प्रोवाइड करके डाल दो, पुलिस को या जज को अगर उनके पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है कि ये फेक हो सकता है, तो हाउ कैन समवन स्टॉप दैट? नो। तो उस वजह से एआई की ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट और पुलिस को और कोर्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एविडेंस उनके सामने प्रेजेंट किया है, भले वो एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो या आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल हिस्ट्री, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर सिचुएशन में एआई यूज़ हो रहा है। और बच्चे कर रहे हो, बच्चे कर रहे हैं, और उसका हमारे पास कुछ भी प्रिपेयरनेस तो है ही नहीं। प्रिपेयरनेस होने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस नहीं है। हर चीज क्राइम में बॉयल डाउन टू एक्सेप्टेंस। अगर आप में एक्सेप्टेंस ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप कुछ मान ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सर अभी आपने जब बातें बताई, उसमें से देयर वाज अ टर्म कॉल्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या क्राइम, तो वो होता क्या है, जस्ट फॉर लेमन? इंडिया का जैसे एक फॉर्मेट है, स्टेट सिक्योरिटी स्टेट कंसर्न, सेंट्रल सिक्योरिटी सेंट्रल कंसर्न। इसी ढंग से आप स्टेट को अभी कन्वर्ट कर दो कंट्री में, और सेंट्रल को कन्वर्ट कर दो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। इंटरनेशनल लॉज हो गए, जो इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल स्काई या एयरवेज या जो भी एयर स्पेस है, वो सारी एरियाज में आ गए। ट्रांसनेशनल वो है कि आप सारे आप खुद के कंट्री के लॉज आप यूज़ कर रहे हैं, पर जब हमारे एक नॉलेज एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, तब वो कंट्री टू कंट्री होगी। ठीक है। तो वही पैटर्न जो हमारे इंडिया में अब तक जो अडॉप्ट होके था, जो हम सालों से हम यूज़ वही कर रहे हैं प्रोटोकॉल, स्टेट सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी को अपडेट करती है, ये फॉर्मेट ग्लोबली नहीं एग्जिस्ट करता था। ओके। उसमें पूरे एक कंट्री का कंसर्न एक कंट्री का ही होता है यूजुअली। ठीक है। उस चीज़ को जब दो कंट्रियों को उसी ढंग से एक नॉलेज एक्सचेंज करनी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, वो अलग हो जाती है। इंटरपोल अगेन बीइंग एन इंटरनेशनल पुलिस इज़ अ सेपरेट सेगमेंट ऑल टुगेदर। ठीक है। जैसे पहले हमारे पास जितने इंडिया में केसेस होते थे, घुमा फिरा के एक माइंडसेट बना था कि सीबीआई को भेज दो। अब एनआईए आ गई, इंटरनल डिस्प्यूट सीबीआई देखती है, एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न है वो एनआईए देखती है। तो उसी ढंग से ये अभी एक नया सेगमेंट, जो आप ऐसे समझ लीजिए, जो रोज़ के जो नए क्राइम इमर्ज होने वाले हैं या हो रहे हैं, उन सारे मॉडर्न क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए और एक किस्म का नॉलेज एक्सचेंज के माध्यम से सबको पता रहे कि हाँ हमारे इधर ये क्राइम हो चुका है, तो आप अवेयर रहना कि हाँ ये भी आपके इधर भी हो सकता है। उन सारी चीज़ों के लिए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज गोना बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ ऑल द लॉज। ओके। ऐसा पहले सर कभी हो चुका है? नेशनल कॉर्पोरेशंस जो है, ऐसा कुछ स्कीम चलती है, ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है? जैसे इंटरपोल को मैं मान सकता हूँ, वो भी सेम ही है क्या? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। मुंबई में जब भी 93 ब्लास्ट हुए थे और 91 से 93 वाज द टफेस्ट पीरियड ऑफ मुंबई। हाँ। उन सिचुएशंस के वजह से मोकोका क्रिएट किया गया था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। 1999 में प्रोसेस हो चुका था, किताब बन गई, सारा उसका यूजेज अब तक हो रहा है, मौका कोर्ट्स भी है, सब कुछ है। यूनाइटेड नेशन ने अपना ऑर्गेनाइज क्राइम का लॉ ईयर 2000 में चालू किया। ठीक है। तो 4 दिन पहले 15 तारीख को ही इसकी एनिवर्सरी भी थी, क्योंकि 15 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था। और एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी यूनाइटेड नेशन की, मुझे भी इनविटेशन था, मैं भी उसमें मैंने अटेंड किया। जितने क्राइम इस समय आप देख रहे हैं, जो पहले इसको बोलते थे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अब इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा डाइवर्जन था, वहाँ पे फेंसिंग तो लग गई। हाँ। बांग्लादेश में तो नहीं लगी, वो तो ओपन बॉर्डर है। yes. आप इस समय समझो कि अब बांग्लादेश में बैठे, मैं इंडिया में बैठा और यही माहौल है वहाँ पे। हाँ।
सब ने और जो आपके हाईजैक्स हुए थे वो भी नेपाल के रास्ते से हुए थे। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ये हो गई है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बोला जाता था पाकिस्तान की साइड से, वो तो टेररिज्म का नाम उसमें ठप्पा चढ़ गया। पर सेम चीज जब सिविलियन रूप में उसको बांग्लादेश या नेपाल की साइड से किया जा रहा है, ये चीज को ट्रांसनेशनल क्राइम बोला जाएगा, क्योंकि इन लोगों को अब तक आतंकवादी का टैग नहीं मिला है। क्योंकि वो लोग ने लॉ एंड ऑर्डर को कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंडिया में ये है कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते, इट्स नॉट अ क्राइम। तो उस वजह से सारे के सारे क्राइम जो शांति से, प्यार मोहब्बत से, रूटीन में जो चल रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको लॉ एनफोर्समेंट क्राइम या मान ही नहीं रही है। आई थिंक जो आप बातें बोल रहे हैं उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस होने का। हाँ जी। और आपने वेपन्स के बारे में भी बात किया। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ जहाँ पे आप वेपन्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। क्या लगता है आपका क्या रोल जो है पब्लिक का होना चाहिए इन इलीगल वेपन्स के सिचुएशन में? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ। वी एज ए कंपनी आर एयरसॉफ्ट गन डीलर्स, हम लोग एयर गन्स या स्पोर्ट्स गन्स में डील करते हैं। तो जब भी कोई इलीगल फायर आर्म से कुछ भी होता है वो हमारे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। एक तो होता है एज ए बिजनेस, बट एज ए इमेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जब कोई शूटर गोल्ड मेडल आता है ओलंपिक्स में तो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। लोग बहुत अवेयर होते हैं कि अरे एयर गन है, बहुत पॉजिटिव वे में उसे लिया जाता है। बट अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल किसी के वेपन से किसी क्रिमिनल ने कुछ कांड कर दिया। अभी बैंड्रा में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे किसी क्रिमिनल ने किसी को, सिटिंग मिनिस्टर को मार दिया। तो उससे क्या होता है कि गन्स के बारे में इमेज बहुत ख़राब हो जाती है। तो जो इलीगल गन्स का बिजनेस है वो हमारे बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है नजर उसके लिए। और उसे कब करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस जो है फैलाना चाहिए, उसका क्या रोल रहेगा? व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन जो क्राइमोफोबिया है या क्रिमिनोलॉजी है वो कैसे हेल्प करेगा, या हेल्प कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? व्हाट्स योर व्यू कि हमें पब्लिक अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं इंडिया में इलीगल फायर आर्म्स को रोकने के लिए? मेरा बहुत सिंपल एक मानना है। हाँ, मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ठीक है। आप जिस केस के बारे में रेफ़र कर रहे हैं उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, और मुंबई गैंगस्टर्स या टेररिज्म और फिल्म इंडस्ट्री, इसका पुराना लेन देन और नाता है, और ये कभी रुकने भी नहीं वाला और रुक भी नहीं रहा। जितने मूवीज़ आप देख रहे होते हो इंडिया में या बॉलीवुड में, जितने मूवीज़ में वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, एक वेपन का पूरा एक ऐसा माफिया सेगमेंट फिल्म इंडस्ट्री से लिंक्ड है, जिसमें आपको अगर ओरिजिनल गन की परमिशन इंडिया में नहीं मिलती शूटिंग के पर्पसेस के लिए भी, हाँ, आप चले जाइए फॉरेन कंट्री में, आपको अच्छे से जो ओरिजिनल वेपन चाहिए, ओरिजिनल बुलेट चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वजह से कई मूवीज़ अब्रॉड शूट होती है। एग्जैक्टली। ये बेसिक फैक्ट हम इंडियंस को अच्छे से पता है, या जो भी बॉलीवुड में है या फिल्म मेकिंग में उसको अच्छे से पता है। ये भी चीज़ यूनाइटेड नेशन को नहीं पता कि स्मगलिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन की फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू भी होती है। दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट इन फ्रंट ऑफ द यूएन। ये चीज़ भी मुझे, यूएन को भी, मुझे जो हमारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज क्राइम और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के, मुझे उनको भी एडुकेट करना पड़ता है कि इंडिया तो छोड़ो, आपके कंट्री वाले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं और उस बेसिस पे वो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं कि आर्म्स एंड एम्युनिशन स्मगलिंग करो। यस, मैंने आपका एक रिपोर्ट देखा था, स्पेशली एक वीडियो आपने बनाया था बहुत कमाल का। आई गेस हम उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि, क्योंकि वो एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो नॉर्मल लोग उस तरह से सोच भी नहीं सकते। व्हाट आई रिस्पेक्ट अबाउट यू कि आप उस तरह से सोचते हो जिस तरह से नॉर्मल पब्लिक नहीं सोचती है। जैसा कि आपने बोला ना, लोग उल्टा सोचते हैं। आपके सोचने का तरीका बहुत ही यूनिक है
एंड वो फिल्म आई गेस पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, बट उसको देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, जो इस वीडियो को देखेगा मुझे लगेगा अगर ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है एंड इट्स वेरी कमेंडेबल। मतलब मैं आपसे इनफैक्ट पूछने वाला था क्या मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे डाल दूँ, फिर मुझे लगा कि फिर आता है IPN एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैं पर्सनली आपको जो है उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हमारे बिजनेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कोई मिसयूज़ ना करे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमेज, जैसे मैं बात कर रहा था, और अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोग अवेयर ही नहीं होंगे और उसको अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करें ये हम जूझ रहे हैं, है ना। जैसे हमारी ऑफ कैमरा भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे करे तो करे क्या। और मैंने आपसे पूछा, जैसे आपने बोला ना कि नाका पे किसी ने रोक लिया तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए ही उसको टाइम जाएगा। उसका नेक्स्ट सवाल मेरा ये, उस क्या करना चाहिए कि हमारे इंडिया में उसका एक अवेयरनेस हो। इंडिया क्या, मुझे लगता है ये इंटरनेशनली जो है एक अवेयरनेस फैले। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे है, जैसे USA है, वहाँ देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क, टर्की में एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, डिफरेंट रूल है, उसको कैसे कैसे किया जाए इंडिया में। मेरा मेन रीज़न फिल्म इंडस्ट्री के आर्म्स एम्युनिशन स्मगलिंग UN को नहीं पता या UN के रिलेटेड लोगों को नहीं पता, ये बताने का कारण ये था कि जो इंडिया के भी जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं उनको ख़राब फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ऐसा क्यों किसी को बताऊँ। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है कि तू मुझे सिखाएगा। हाँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना तेरी उम्र है। ये जो एक सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर सिचुएशन में अगर हर ऑफिसर इतना ही समझ ले कि हाँ एक मेरे से कम उम्र वाले को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो बहुत सारे क्राइम बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये हम इस समय मॉडर्न क्राइम की जब आप बात करते हो तो मॉडर्न क्राइम के लिए आप टेक्नोलॉजी रोज़ रेगुलेट करते हो, रोज़ स्टडी करते हो। एक CA है या लॉयर है या एक कोई जज है या कोई भी एक टेक्नोलॉजी का आदमी है, रेगुलर बेसिस में डेली बेसिस में स्टडी कर रहा होता है। यस, क्या ऑफिसर स्टडी कर रहे? आई डोंट थिंक सो। क्या वो जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर भी रेगुलरली पढ़ रहे हैं? क्या लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर्स इस टाइप के क्राइम को लिख भी रहे हैं? प्रॉब्लम वहां से आती है। आई थिंक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस अब उल्टा इस समय कल ही मैं ये साबरमती रिपोर्ट की मैं मूवी देख के आया हूँ। इट इज कंप्लीटली जर्नलिस्टिक बेस्ड। 5 साल तक न्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि वो एक्सीडेंट नहीं, वो एक प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। वो 2002 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ, पर उसका डेफिनेशन उस समय नहीं था, जबकि उसका डेफिनेशन महाराष्ट्र में था। तो उस वजह से उसको डिफाइन ही नहीं किया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। 5 साल बाद उसको मान्यता मिली कि हाँ इसमें डिस्कशन हो कि ये सच में एक्सीडेंट था या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। तो यहाँ से सिचुएशन क्रिएट होती है कि यू जस्ट नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस कि नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। आपको वो बोलते हैं, एक हिंदी में कहा होता है, बगल में छोरा दुनिया में ढिंडोरा। तो हम एक किस्म का यही फेस कर रहे हैं। भले आपका बिजनेस हो या हमारा बिजनेस हो, we have to keep on educating. It might sound कि you're advertising about the crime, but घुमा फिरा के एक टूथपेस्ट वाला भी रोज एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। सबको तो पता ही है कि हाँ कोलगेट या कौन सी पेस्ट क्या है, पर करना पड़ता है एडवर्टाइज। दैट इज बिकॉज आपके दिमाग में जब तक रजिस्टर नहीं होता तब तक वो आप उसको मानते ही नहीं हो। तो बार बार कंप्लेन आप फाइल करो, बार बार आप ये मत सोचो कि हाँ उसको समझ नहीं आता तो मैं क्या करूँ, कंप्लेन करना बंद कर दिया। करते रहो कंप्लेन, उसमें रिमाइंडर नंबर डाल दो कि मैं 100 बार 500 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ। मैं पेशेंस वहाँ पे चाहिए, विक्टिम्स और पब्लिक में भी। अमेजिंग जो आप कर रहे हो सर, ये बहुत ही कमाल का है एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। खास करके हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, हो सकता है आपका जो विज़न है कुछ लोगों को जो है उससे डायरेक्ट टच ना हो। कई लोग, क्योंकि
मैं कुछ लोगों से मिला हूँ तो उसको कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि आप क्या करना चाह रहे हो, एंड मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो दैट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफाइनिंग. तो हाउ डू यू सी अ फ्यूचर ऑफ क्राइमोफोबिया एंड क्रिमिनोलॉजी इंडिया में और एट अ ग्लोबल स्केल? मैं जिस ढंग से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, कई सारी पॉलिसीज़ नहीं बनती है, कई पॉलिसीज़ बन के इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, कई इम्प्लीमेंट होती है तो किसी को समझ नहीं आती है. तो मैं इस समय क्राइमोफोबिया को उस सेगमेंट में डाइवर्ट कर रहा हूँ जिसमें वी विल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, भले वो फैमिली की पॉलिसीज़ हो या MNCs या कॉर्पोरेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट की हो. तो our focus is specifically to convert our entire business from being a service provider for law and mental health care to implementation of the policies, जिसमें हम गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को ट्रेन करेंगे कि आपकी जो पॉलिसीज़ है जिसको आपने माना है कि क्राइम इसको बोला जाए या इसको इसमें सिक्योरिटी ऑडिट या लीगल ऑडिट करके उसको आपने एक फ्रेमवर्क बनाया है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वी आर नाउ रेडी. We have subject experts right from domestic issues to national security, counter-terrorism, along with international securities as well. तो हम हर टाइप के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमने रखे हुए हर प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में भी, कि कभी कोई रिक्वायरमेंट आई कि हाँ इस टाइप का क्राइम है, इसमें कैसे प्रोसेस की जाएगी. सारे इंडस्ट्रीज़ के जार्गन्स अलग होते हैं. तो उस वजह से हमने हमारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे प्रिपेयर्ड है. हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड स्टाफ हर अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, एंड वी प्लान टू फोकस मेनली ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. सो अभी आप पूरा जो फोकस्ड है आप पॉलिसी मेकिंग पे, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. बनाना एक चीज है और इम्प्लीमेंट करवाना एक अलग चीज है. एक बहुत ज़्यादा जो क्रूशल है. और क्योंकि आप डाइवोर्स की बात कर रहे थे और मेंस की हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात बहुत कम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है. मुझे लगता है इंडिया में जो मेंस के खिलाफ जो रूल है वो बहुत ही वन साइडेड रह गया, और मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा एक स्कोप दिख रहा है. स्कोप से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक नीड दिख रहा है. जो मेंस हैं वो रो रहे हैं कि भाई कोई तो हमारे लिए खड़ा हो, कोई मसीहा इसके बारे में बात करे और रूल बनाए. और मुझे लगता है कि ये ना बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन है. अगर आप इन जनरल भी आजकल तो फिर भी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है, लोग इंस्टाग्राम पे आकर रो लेते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं पोस्ट. आप देखोगे कि सिचुएशन तो बड़ी ही डरावनी है. और अभी मैं कहीं तो सुन रहा था किसी जज के बेटे के साथ ही किसी ने फेक इल्ज़ाम लगा दिया था, वो सब चीज़ें, और वहाँ पे लॉ तो कुछ है नहीं. तो आई थिंक इस पे बहुत काम करना बाकी है. जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है कि बहुत से सेक्टर हैं हमारे लॉज में और कानून के दायरे में जिस पर बहुत सारा काम करना चाहिए. और आपके साथ एक बार बैठने से जो है ना बात नहीं बनेगी. हमें लगता है कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी आप यू आर अमेजिंग. थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी सी बातें आपने शेयर की हमारे साथ. थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आपके भी ट्रेनिंग सेशन शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आपके वेपन्स बोलने के लिए वेपन्स है, बट दैट इज़ ऑल्सो फॉर एन एंटरटेनमेंट और लेजर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तो आपको भी अपनी सेगमेंट एक रखनी चाहिए एंटरटेनमेंट बेसिस पे भी. क्योंकि आपने सर बताया एंटरटेनमेंट पे हम कोर्स, क्योंकि आपने बताया ना इग्नोरेंस है या एक्सेप्टेंस ही नहीं है. अब हम गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि आपका ये एयरगन है, इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका आईडी प्रूफ है, सर्टेन लॉ बन चुके हैं, बट उन्होंने कहीं इसका ये मेंशन नहीं कि इसको ट्रेनिंग का कैसे करें. तो अब हम सोचते हैं अरे अरीना खोलें. अरीना जब हम करते तब तक तो ईजी है, बट जैसे फॉरेन के कंट्रीज़ में होता है आप इसे ट्रेनिंग भी दे सकते हो फॉर अ सेफ्टी. तो हमारे यहाँ पे कुछ क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और क्योंकि डिफाइंड नहीं है तो पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. एंड इसीलिए मुझे आप बहुत पसंद हो, क्योंकि आप इस सब के बारे में एटलीस्ट बात कर रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट कोई बात तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है. देयर इज समवन, और आपके ऐसे लोग बहुत कम हैं. आई विल बी वेरी फ्रैंक, है ना, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो, और ये सिर्फ इस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें, इसलिए मैंने बैजूस के बारे में बात किया. बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, या एक होता है ना कि क्लियर किसी का विजन ही नहीं है, कोई एक सर्टन, तो आप ये कर रहे हो तो आप बहुत ही ना इंस्पायरिंग हो. थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला.
और पर उसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जब तक कोई चीज का रेगुलेशन नहीं है आप तब तक आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना, अगर आपको करने का रेगुलेशन है तो आपको रोकने का भी रेगुलेशन है। एग्जैक्टली। तो उस बेसिस पे आपका वो केस स्टडी बन जाएगा। केस स्टडी प्रैक्टिकली जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने रहता है तब वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है। तो उस वजह से आई वुड एनकरेज यू टू स्टार्ट इमीडिएटली। यस, सो होपफुली क्योंकि आपने यू आर वेरी इंस्पायरिंग और आपने बोला है तो विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट और उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करते हैं। श्योर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर।